चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आज हम लोगों ने ना पहले डिजास्टर मैनेजमेंट काफी कवर किया है, उसके फेजेस और ये सब। तो मैं एक बार तुमको पहले थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका जिस्ट क्या है। उसके बाद हम उसको ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके। अच्छा, क्या होता है आपके हिसाब से डिजास्टर्स? नेचुरल आपदा जो आती है, मतलब हम्म उसमें आपका फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या एनी काइंड ऑफ पैंडेमिक हो गया। वेरी गुड। सो बेसिकली क्या है डिजास्टर? डिजास्टर एक ऐसा सीरियस डिस्ट्रप्शन है जो हमारी पूरी कम्युनिटी की फंक्शनिंग को बिगाड़ देता है। और जनरली ऐसा क्या होता है, जब हम रिसोर्सेज को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं तो डिजास्टर्स होते हैं। करेक्ट? जैसे चाहे नेचुरल रिसोर्सेज है, आपने देखा होगा जबरदस्त बिल्डिंग्स बनने से हमारा पूरा एनवायरमेंट हिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये फ्लड्स और ये जो सुनामी और ये सब चीजें जो सुनने को मिल रही हैं, ये सब इन्हीं चीजों का इम्पैक्ट है, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन देयर एक्स्ट्रा कैपेसिटी, जो चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो नॉन नेचुरल हो। अच्छा, फिर डिजास्टर्स हमारे दो तरह के, नेचुरल और मैन मेड। और तीसरा हमारे टेक्नोलॉजिकल भी होते हैं। तो जनरली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल हैजार्ड्स हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो आपके फ्लड्स हो गए, आपके ड्रॉट्स हो गए, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। और आपके मैन मेड जो डिजास्टर्स होते हैं या हैजार्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मैन मेड, जैसे कोई एक्सीडेंट्स हो गए या कोई फायर हो गई, है ना, इस तरह के एक्सीडेंटल जो लॉसेस होते हैं। तो पर्पस अब जैसे अब एक बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल हिजार्ड्स के बारे में बताओ, तो उसमें आप ये देखोगे, ये वाला है ना, एक बार इसको पढ़ लो फटाफट से, अहमद। ये वाला ना मैम, जोग्राफिकल, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेट्रोलॉजिकल। तो जियो फिजिकल है, जो आपके अर्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, कोई वोल्केनोस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनो फट जाता है, कई बार सुनते हैं ना हमने, वोल्केनो ब्लास्ट हो गया है। हाइड्रोलॉजिकल है, जो पानी से रिलेटेड है, जो अकरेंस मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ पे है, जिसमें फ्लड्स हो गए, avalanches हो गए। देन क्लाइमेटोलॉजिकल, जिसमें क्लाइमेट से रिलेटेड, जैसे ड्रॉट्स आ गई, वाइल्ड फायर्स हो गई। मेट्रोलॉजिकल क्या होते हैं? जो वेदर कंडीशन से होते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। ठीक है? इसके अलावा आपका बायोलॉजिकल हो गया, जिसमें आपके इट इज कॉज बाय एक्सपोजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, जैसे एपिडेमिक्स हो गया कोई, जैसे अभी हम ये प्लेग हो गया, मतलब कोई इंसेक्ट या एनिमल से रिलेटेड जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आपका चिकन पॉक्स है। हाँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और मैन मेड कौन से हो गए? जैसे कोई इमरजेंसी हो गई, कोई इंडस्ट्री के अंदर पोल्यूशन हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट हो गया, कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया किसी फैक्ट्री के होने से, लगने से, या हमने ज्यादा खुदाई करी, एक्स्ट्रा डिगिंग करने की वजह से भी खराब हो गई है सॉइल, किसी रीजन की वजह से उसमें केमिकल्स चले गए, या आप केमिकल वेस्ट जो है वो पानी में फ्लो करा रहे हैं उसका, है ना। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैन मेड एंड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। ठीक है? अच्छा, कह रहे हैं कि जितने भी डिजास्टर्स हैं उसको हमें पहले प्रिवेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना, हमारी कम्युनिटी को या हमें पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसके रिस्क को कम करना पड़ेगा, और एक रेजिलियंट बन के रहेगा, और उसके बाद फाइनल उसको हमें, जैसे कोई अगर डिजास्टर हो जाता है तो उसमें एक सर्वाइवर बन के रहना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद इन चीजों को मैनेज करने के लिए, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमारा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो तुम्हारे हिसाब से बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों जरूरत है हमें? फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द पीपल। ओके, और उनको प्रिवेंट करने के लिए भी, कोई डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए भी। करने के लिए, वेरी गुड। क्योंकि डिजास्टर, अगर देखो, डिजास्टर से हम लोग बच भी सकते हैं अगर हम पहले से अपनी प्लानिंग करके चले। दूसरी बात यह है कि डिजास्टर अगर जब हो जाता है, उससे हम कैसे जूझे, मतलब उसके पोस्ट इम्पैक्ट को कैसे हैंडल करें, उसके लिए भी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की
जरूरत होती है। तो बेसिकली क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का एम होता है कि उन पोटेंशियल डिजास्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिससे हमारे डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उसके बाद हमें उसके प्लानिंग में अपना ऑपरेशंस को, वेरियस सोर्सेस को उसके ऑपरेशंस पे जिसपे मतलब जो जिनसे काम जैसे काम पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद जो भी हमारा काम है उसको चलाने के लिए, मतलब लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। ठीक है। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में भी क्या क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन क्या करेगा, तो मतलब एक्टिविटीज को डिफाइन करके इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कि कौन लोग क्या काम करेंगे एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, कौन क्रिटिकल एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, तो वो सारी चीजें, और कैसे कैसे कौन कौन से रिसोर्स का इंचार्ज कौन हुआ, कौन कौन से रिसोर्सेज कौन यूज करेगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी इस वाले स्टेप में आ जाती है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप होता है हमारा वर्क थ्रू कंसिडरेशंस अर्ली, मींस जो भी कंसिडरेशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्लान है, जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, उससे खुद गो थ्रू करना और टीम को गो थ्रू कराना, ताकि जब रियल टाइम में वो फेस करेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे को जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते वक्त देखना होता है कि अपने लोगों को पहले फर्स्ट करें, मतलब जब भी हमारी कोई रेस्क्यू टीम जाएगी, ऑब्वियसली लॉस तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है और नॉन ह्यूमन रिसोर्स भी है ना, तो लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे प्लान की, हम अपने लोगों को ट्रेन करके रखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने जाके जान बचानी है लोगों की, उसके बाद हम रिसोर्सेज को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान होता है वो हम किस लिए डिजाइन करते हैं, सबसे पहले हम ये देखने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए कि भाई कौन कौन से टाइप के डिजास्टर्स हो सकते हैं, दूसरा उसका क्या क्या आपके इम्पैक्ट आ सकते हैं, मतलब क्या पॉसिबल इफेक्ट रहेंगे किसी भी डिजास्टर के, और तीसरी चीज हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर हो चुका है तो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब उसका रिस्क कैसे कम कर सकते हैं, और उसके बाद above involve all role players in coordinated manner to respond the challenges posted in disasters। कह रहे हैं कि जितने भी रोल प्लेयर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, उन सबका कोऑर्डिनेशन और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस डिजास्टर सिचुएशन को, वो सारी एक्टिविटीज हम उसके अंदर डाल देंगे, मतलब हमारे को ये डिजास्टर मैनेजमेंट उसको कराता है। देन जितने भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की हमें जरूरत है उनको पहले प्रिक्योर कर लेना, उनको पहले अपने पास हासिल करके रख लेना, मेंटेन करके रख लेना, ताकि जब भी उस तरह का डिजास्टर आए तो हम उसको हमारी सर्विसेज और हमारे गुड्स से हम संभाल सके। फिर ये भी अच्छा, चलो ये तो हो गया कि हम संभाल सके, लेकिन हमें भी पता है कि कोई भी ऐसा डिजास्टर है जिसको पूरी तरह से हम लोग नहीं संभाल सकते, है ना, 100% तो रिकवरी नहीं मार सकते, 100% हम लोगों को भी नहीं बचा सकते, तो हम कहाँ कहाँ पे वीक पड़ेंगे, हमारे प्लान में कहाँ कहाँ कमी हो सकती है, या कोई भी अगर डिजास्टर होगा अगर वो इतना इंटेंस है या अगर वो बहुत क्रिटिकल है तो उसकी क्रिटिकलिटी को किस लेवल तक हम नहीं संभाल पाएंगे, उन एरियाज को भी फाइंड आउट करना और उन सिचुएशन से कैसे डील करना है, वो सब भी हमारा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ही बताएगा। देन जितनी भी ट्रेनिंग्स और स्किल्स प्रोवाइड करनी है हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करना, और लास्ट में जो हम बात करते हैं कि जितने भी रिलीफ ऑपरेशंस हैं उसको एडवांस में ही हमें प्लान करना है ताकि उसको डिजास्टर के टाइम पे हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, क्लियर? वसीम इज आल्सो। यस मैम। गुड इवनिंग वसीम। वसीम आपकी आज भी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, क्लियर मैम, एवरीथिंग इज। अच्छा, अरे मैं ये बोल रही थी कि आज ज्वाइन नहीं हेलो, किया। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वसीम। वसीम एक बार अनुराधा से भी चेक कर लो। मैम मैंने, यस मैम, मैंने उसको मैसेज कर दिया है अनुराधा उससे को, वो शायद अभी उसने मेरे को देखा नहीं, उसको कह दिया वो कर दिया कुछ। ठीक है चलो आप इन्फॉर्म कर दो, बाकी कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर। ठीक है, चलो ओके। तो डॉक्टर अहमद क्लियर है अभी तक यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब आज मैं जो नया टॉपिक कराने जा रही हूँ, बाकी ये जो है ना, ये थोड़ा एक बार उसको पढ़ लोगे ना, ये सारी एक्टिविटीज वगैरह मैं जब ये फाइल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो आपको काफी हद तक आ जाएगा, बहुत बेसिक है इसके अंदर, इतना कोई टफ नहीं है। कल भी मैंने
आया था, कल अनुराधा ने ही अटेंड किया था क्लास को। गवर्नमेंट वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई है, एक बार इसको फटाफट से पढ़ो जल्दी से। ये यहाँ से प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, फटाफट पढ़ो। डिजास्टर से पहले क्या है, डिजास्टर के टाइम क्या है, और फिर डिजास्टर के बाद क्या है। 5 मिनट दे रही हूँ आपको एंड गो थ्रू इट्स। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर अहमद, स्टार्ट करें। यस मैम, यस मैम। चलो डॉक्टर अहमद बताओ आप प्री डिजास्टर मेजर्स। मैम प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग जैसे जो फॉर एग्जांपल कि कहीं कोई एरिया है जो डिजास्टर हो सकता है, क्या क्या डिजास्टर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब क्या कौन कौन सा डिजास्टर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया में अर्थक्वेक है, आपका कोस्टल रीजन में आपका क्या नाम है साइक्लोन वगैरह है, या जहाँ पे फ्लड एरिया है, फ्लड एरिया, तो उस हिसाब से हम प्रिकॉशन बना सकते हैं। उसमें लास्ट में जाके हॉस्पिटल का रोल ये आता है कि एनी हाउ एंड द एंड वी शुड हैव सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। तो उस हिसाब से हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं कहीं जहाँ पे ज्यादा होता है जैसे केरला वगैरह में, तो वो प्राइवेट से भी कॉन्टेक्ट करके रखते हैं कि हाँ अगर मतलब ज्यादा हो गया तो हम सब लोग मिलके इसको ट्रीट करेंगे। राइट, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्री डिजास्टर मेजर्स में हमें पहले चेक रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं। अर्ली वार्निंग चेक्स क्या होंगे, क्या प्लान करके चलना है, प्लानिंग करके चलेंगे। और जितने भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं ना एजेंसीज आपकी, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी रहेंगे उन सबके साथ पहले से लाइसेंसिंग करके रखना, लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना, पहले से अपने पास रिलीफ मटेरियल इकट्ठा करके रखना, और ड्रिल्स को रिहर्स करते रहना कि अगर इस तरह का इशू है तो लोगों को एक्चुअली कैसे रिएक्ट करना है या टीम को कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, अब बात करते हैं डिजास्टर के समय। डिजास्टर के समय क्या होगा, पहले तो हमें अपने जो भी अपने रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लॉन्च करना है, रिलीफ मटेरियल फटाफट से लोगों तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट पहुंचाना है, शेल्टर पहुंचाना है, टेम्परेरी शेल्टर, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, पानी और फूड देना है, क्लीन वाटर एंड फूड, and then we have to shift the injured people to hospital, and then finally we have to pool all the resources and disaster management agency जो कि आपकी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, अगर कोई एनजीओ है, कोई भी है, वो सारी अपनी एजेंसीज को हम लोग एक साथ उनके रिसोर्सेज को पूल करेंगे। और लास्ट आपका आ जाता है पोस्ट, जब डिजास्टर हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे।
वो लोग डिजास्टर हो जाने के बाद हमें पहले देखना पड़ेगा कि डैमेज किस लेवल का है, वी हैव टू एनालाइज दैट एंड देन वी हैव टू क्लीन इन अप ऑफ रबल एंड रीबिल्डिंग एक्टिविटीज। जो भी मतलब बिल्डिंग्स हैं टूटी फूटी हो गई हैं उनको थोड़ा वापस रीबिल्डिंग करने की कोशिश करना। उसके बाद जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, सैनिटरी हो गई, हॉस्पिटल हो गई, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिक एमिनिटीज हैं उसको वापस से रीस्टार्ट करवाना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं चलो थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट होगा, फिर देखते हैं कि भैया डिजास्टर हुआ क्या था और अगर फ्यूचर में दोबारा हो जाता है तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, उस पे काम करना। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस यस क्लियर यस मैम, यस मैम, यस आपको भी आ रहा है? इसी में हाँ बस यस मैम, यस है ना मैम, आपको भी? क्लियर है मैम। अच्छा बस ठीक है, गुड, ओके। अच्छा अब गवर्नमेंट अथॉरिटी, यस मैम। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन सी है जो हमारी ये एपेक्स बॉडी है जो इस सबको हैंडल करने के लिए, उसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम एनडीएमए बोलते हैं और इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये एक आपकी डिजास्टर मैनेज करने की एपेक्स बॉडी है। ये आपकी सेटिंग जो है, सेटिंग अप ऑफ एनडीएमए, द क्रिएशन ऑफ एन एनबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल mechanism at the state and district level is mandated by the Disaster Management Act 2005। यानी कि एनडीएमए को सेट करना, उसको क्रिएट करना ताकि आपके एनवायरमेंटल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को डेवलप करने के लिए स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक एक्ट फॉलो होता है जिसके बेसिस पे एनडीएमए काम करता है, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, सो एनडीए मोटा मोटा क्या करता है, ये पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या आपके टाइमली और इफेक्टिव रिस्पॉन्स होने चाहिए उस पे काम करते हैं। अब मोटा मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले तो पॉलिसीज बनाना, नेशनल जो प्लान्स रहेंगे उनको अप्रूव करना, जितने भी आपके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के जो है प्लान्स होते हैं नेशनल प्लान के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी जो बनाते हैं गवर्नमेंट प्लान्स अपनी एक्टिविटीज के लिए, डिजास्टर को मैनेज के लिए, उनको अप्रूव करना। मतलब बनाएंगे आपके डिपार्टमेंट्स लेकिन अप्रूवल मेरा एनडीएमए देगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट के प्लान्स, स्टेट के लिए गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस, ये सारी गाइडलाइंस कि कैसे प्लान्स करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे, वो सारा काम आपका एनडीएमए का है। ठीक है, अच्छा जो भी कोऑर्डिनेशन रहेगा या जो भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है या कोई पॉलिसी फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवानी है, वो सारा काम भी एनडीएमए के हाथ में ही होता है, एनडीएमए ही हैंडल करता है उसको। उसके बाद कैसे फंड्स के प्रोविजंस बनवाने हैं आपके डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, डिजास्टर को कम करने के लिए, वो रिकमेंडेशन भी आपके एनडीएमए से आती है। उसके बाद अगर कंट्री टू कंट्री कहीं कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है या कंट्री टू कंट्री जैसे कोई किसी कंट्री में डिजास्टर आ गया तो हमारी कंट्री जब हेल्प करेगी उनको, तो वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन डिटरमाइन करके देगा, ये आपका एनडीएमए ही प्रोवाइड करेगा हेल्प। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बोला कि भाई ये डिजास्टर जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में आया है तो नाउ इंडिया हैव टू हेल्प, देन इंडिया की जो जितना भी सपोर्ट जाएगा वो एनडीए के थ्रू जाएगा, एनडीएमए के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वो मेजर्स बनाना जिससे डिजास्टर कम हो सकते हैं, मिटिगेट हो सकते हैं, वो सारा काम भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से आपके एनडीएमए करती है। और फाइनली जो भी आपके मेन पॉलिसीज और गाइडलाइंस रहेंगी जिसके अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट काम करेगा, वो भी आपका यही एनडीएमए ही बनाता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा कुछ ना ये थोड़ा सा अपने आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम्स एनडीएमए ने बनाए थे जैसे कि आपका नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनडीएमए चलाता है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैम ये जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन आता है हाँ। जैसे कि एनडीए इसका डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल होता है गवर्नमेंट में, तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, हाँ तो हम इसके अंदर ये भी चीज है, ये जो आप एनडीए
वाला ये भी इंक्लूड कर सकते हैं हाँ सारा? बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अब एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, आप क्वेश्चन क्या पूछते जा रहे हो? ये क्वेश्चन आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट। मैम वो या मैम गवर्नमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, 2007 का पेपर था, उसमें मैंने देखा था, उसमें तो आया है उसमें यही गवर्नमेंट का पूछा क्या था रोल कि है गवर्नमेंट का रोल है क्या ना? है। या हाँ, तो या जब गवर्नमेंट के रोल की बात आएगी ना, आपको ये एनडीएमए के बारे में लिखना है, इस एक्ट के बारे में लिखना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है, और पहले थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी लिखना है, फिर उसकी प्लानिंग वैनिंग जो भी है वो सब लिखना है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके ओके। ओके गुड। अच्छा, ये मैं आपको उससे कराती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना ये आपने लिखना है, फिर उसके बाद ये भी डाल दिया हमने, ये सब आप ये सब सारा डालोगे यहाँ से स्टार्टिंग से, पूरा जो भी जितना भी है ना एनडीएमए का, ये मैंने यहाँ से दिया हुआ है ना रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरा आपको लिखना है यहाँ से स्टार्ट करके, ये आपका एंड होगा यहाँ पर, ये पूरा यहाँ तक रहेगा। 2-2.5 पेज का है इसमें, तो जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो 5 पेज का हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम ओके। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन हम ना हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। अब छोटा सा ये बस 3-4 लाइनें पढ़ो, फिर मैं दूसरे दूसरे फाइल से आपको पढ़ाती हूँ कि हॉस्पिटल का क्या रोल रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर। एक बार जस्ट गो थ्रू इट, दीज 3 लाइन्स ओनली। बहुत बेसिक सी चीज है ये। हॉस्पिटल जो है वो मोटा मोटे अगर हम बात करें, लाइफ को सेव करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, और जो इंजर्ड लोग हैं उनकी सफरिंग को कम करने की कोशिश करती है डिजास्टर्स मैनेजमेंट के टाइम पे। एंड हॉस्पिटल का रोल आफ्टर डिजास्टर्स आ जाता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स को अपना एक ऐसा सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना पड़ता है अपने पेशेंट, विजिटर्स और स्टाफ के लिए, और साथ ही साथ उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डिजास्टर कैजुअलिटीज की। ठीक है, ठीक है, कई बार छोटी सी लाइंस पूछ लेते हैं 1-2 बार, तो उसमें आप ये लिखोगे। ओके, चलो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओके पढ़ने जा रहे मैम हैं। ओके। ओके फाइन। अब जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं आंख कान खोल के दिमाग खोल के 100% कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज अब जो हम बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 3 कैटेगरीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। फेजेस की बात करेंगे कि आपका जब का प्री डिजास्टर फेज क्या होगा, डिजास्टर फेज क्या होगा, पोस्ट डिजास्टर फेज क्या होगा। तो जो आपका प्री डिजास्टर फेज है उसमें जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस के ऊपर बात करेंगे कि डिजास्टर और हेल्थ केयर मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहता है, क्या प्रिपेयर्डनेस रहती है, वो उस पर बात करेंगे। दूसरा आपका दूसरा आपका डिजास्टर फेज है जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो हमारी चीज आती है पोस्ट डिजास्टर फेज, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि अब डिजास्टर होने के बाद जो रिलीफ देना है, रिहैबिलिटेट करनी है लाइफ को, दोबारा से चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपका सर्विलियंस मैनेजमेंट है या
मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। और लास्ट हम बात कर लेंगे नॉलेज मैनेजमेंट की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सिंस यू पीपल आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग आप जो भी स्टाफ है आपका, सपोर्टिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इस तरह के सर्विसेज में आपको ये जो एब्रीविएशन है ये आई थिंक कई बार यूज करने में भी आती है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से इन एब्रीविएशंस की। मैं फिर पूछूंगी इसको एक बार 2-3 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे शांति से, फिर उसके बाद हम इसको एक एक एब्रीविएशन को फटाफट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 7:45, चलो मैं आपको 3 मिनट देती हूँ। चलो, योर 3 मिनट स्टार्ट्स नाउ, जस्ट गो थ्रू दीज एब्रीविएशंस। देख लिया? यस मैम। ठीक है, तो आशा क्या है? आशा आपने टर्म अगर सुनी हो तो काफी बार उसमें यूज होती है आपके यस मैम, रूरल एरियाज में ये अपॉइंट की जाती है, मतलब कि ये वेरी गुड, करा जाता है गाँव में। हाँ करेक्ट। तो ये एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ARI क्या है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुराधा। सॉरी मैम, आई एम लेट। No, it's fine. Where were you today? मैम आई वेंट आउट, अभी आई जस्ट। अच्छा, तो फिर अभी क्लास में नहीं मिलेगी आज। अच्छा चल, जस्ट सेटिंग, ओके ओके। सो ओके ठीक है, हम लोगों ने अभी जस्ट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू ही किया है अनुराधा, है ना। हम लोग 3-4 फेजेस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में भी आ जाते हैं। ओके ओके मैम। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद द एब्रिविएशंस, है ना। वसीम। ओके मैम, ओके। यस मैम, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। हाँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आपका ARI है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
एक्चुअली ये एब्रिविएशंस आगे यूज होंगे, बीच बीच में आप लोग ही बताओगे कि इसका एब्रिविएशन का मतलब ये है। सीडीआर क्या है आपका? क्रूड डेथ रेट। हाँ, आपका सीएचसी भी बहुत कॉमन यूज होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएलडब्ल्यू कम्युनिटी लेवल वर्कर, जहाँ पे हम हेल्थ केयर वर्कर्स और आपके ये जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के वर्कर्स की बात करते हैं ना, तो उसको सीएलडब्ल्यू बोलते हैं, विच इज कम्युनिटी लेवल वर्कर। सीएमआर क्रूड मोर्टेलिटी रेट। सीटी आपका है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। डीएमओ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। ईएसआई सबको पता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जीएचई जनरल हॉस्पिटल एर्नाकुलम। जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICU intensive care unit. IEC information education and communication. Then we have ILI influenza like illness. GHI junior health inspector. JPHN junior public health nurse. काश आपका है केरला accreditation standard for hospital. LSGI local self government institution. MCI mass casualty incidents. MRI magnetic resonance imaging. आपका नाप अगेन इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये तो सबको पता होगा, NABH। फिर NDMA सबको पढ़ लिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NGO सबको पता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NHM नेशनल हेल्थ मिशन। OT आपका ऑपरेशन थिएटर, ये तो सबको पता है। देन PSC आपका है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। RMO रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी एब्रिविएशंस, एग्जाम में लिखनी। वैसे डायरेक्टली कोई एब्रिविएशन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन एग्जाम में आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम बात कर रहे हैं प्री डिजास्टर फेज, यानी कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं डिजास्टर। सो डिजास्टर एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। सो उसका एक पहले हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि डिजास्टर्स तो काफी टाइम से हिस्ट्री है, होते ही आए हैं हमारे, जब से अर्थ के ऊपर आए हैं हम लोग, है ना, जब से ह्यूमन ने जन्म लिया है, जब से ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई है, डिजास्टर्स होते ही रहे हैं। और डिजास्टर जो है वो वॉर्स के बाद सेकंड मेन प्रॉब्लम है किसी भी ह्यूमन को, किसी ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस में। और इसका जो लॉस होता है वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी डैमेज और इन टर्म्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड, है ना। मॉनेटरी मैनेजमेंट हो जाता है या मॉनेटरी लॉसेस होते हैं तो डेफिनेटली हमारा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, सफरिंग होगी और उसकी वजह से सोशल इम्पैक्ट भी काफी आएगा। अच्छा, अब एक बार ना कई बार पूछ लेते हैं कि इंडियन सिचुएशन बताओ डिजास्टर्स को लेके, या एक बार जस्ट इसको फटाफट से इस पैराग्राफ को पढ़ लो जल्दी से। ये जो येलो पैराग्राफ है ना, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन कंट्रीज। And one of you can explain this. पढ़ लिया? Yes, ma'am.
ठीक है, बाकी यस मैम। ठीक है, चलो कौन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा? वैसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, पहले थोड़ा सा डिटेल दे रखी है, बट हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट? मैम वसीम। ओके, हेलो। हाँ जी। यस मैम। मैम इसके अंदर मैम बस यही दे रखा है कि इंडिया जो है इसका मोस्ट फ्लड प्रोन कंट्री है जो हमारे वर्ल्ड में है। और 96 इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल डिजास्टर हमारी कंट्री में हुए हैं बिटवीन 1960 से 1981 में, जो उसके अंदर 28 जो फ्लड्स जो आई थी, तो इसकी वजह से ओवर 31 मेजर अर्थक्वेक जो लास्ट सेंचुरी में हमारे यहाँ हुए थे। और 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक गुजरात के अंदर हुआ था, जिसकी वजह से बुर्ज एरिया में, और जो रिजल्ट निकला था कि 30,000 जो लोग थे एंड सीवियर इकोनॉमिक लॉस, उनका जो घर थे और जो लोग काम करने वाले जिनका अपने अपने शॉप से सब कुछ लॉस हो चुका था। और हुआ था मैम ये 5,000 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया में हुआ था। तो मैम ये भी बेबी ऑफ बंगाल में भी हुआ था लास्ट, साइक्लोन की वजह काफी सारा डैमेज हुआ था कि कोई डेथ हो गई, प्रॉपर्टी सारे डैमेज हो गई। तो एवरीथिंग इज डेस्ट्रॉयड। ये मैं इतना ही बता सकता हूँ। हेलो। बोलो बोलो वसीम। यस मैम। मैम इसके हाई डेंस जो पॉपुलेशन था, जो कोस्टल एरिया था, उस वजह से मैम जो जो लोग थे मैम बड़े इफेक्टेड, काफी इफेक्ट पड़ा था और काफी लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था साइक्लोन से हमारी कम्युनिटी पे। तो मैम इन सब के लिए मैम हम डिजास्टर मैम हमने करना चालू ऑन प्रिवेंशन। फिर हमने हमारी गवर्नमेंट फिर प्रिवेंशन के लिए फिर जब भी होता है तो उससे पहले हम लोग प्रिपेयर्डनेस पहले से हम तैयारियां कर लेते हैं। और हम ये सोचते हैं कि कम से कम हम लोगों को नुकसान हो, तो ये हमारी गवर्नमेंट ने बाद में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। करेक्ट। और इवन मैनमेड भी डिजास्टर दिया हुआ है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल के अंदर जो गैस ट्रेजेडी, बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो, है ना। फिर उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट, एयर क्रैश हो जाना, ये सारे डिजास्टर्स भी हमारे यहाँ पर होते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा आगे और भी 2-3 डिजास्टर्स दिए हैं कि केरला के अंदर हम लोगों के मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा हुए लास्ट 10 ईयर्स में। फुलमेडू के अंदर हमारा 14 जनवरी 2011 को हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो हैम्पर, मतलब उनको इम्पैक्ट हुआ। देन 10 अप्रैल 2016 में भी है, पुटिंगल फायर हुई जो आगे कोलाम डिस्ट्रिक्ट के पास हुई थी। देन 29 नवंबर 2017 में भी केरला में साइक्लोन आया, ओक्ची, ये सबको शायद पता हो। इसमें भी काफी सारे फिशरमैन और काफी सारे लोग तो मिसिंग ही रहे हैं इसके। और भी बहुत सारे गैस लीकेज हुआ और काफी सारे और एक्सीडेंट्स हुए। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है काफी, इसका स्मॉल लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी काफी लॉस हुआ है। ठीक है, ये ओवरव्यू रह गया इंडिया का सिनेरियो। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वैसे। बेसिक जो है कि डिजास्टर्स 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, अभी भी बताया मैंने, कि नेचुरल होते हैं जिसमें आपके अर्थक्वेक है, सुनामी है या वोल्केनो इरप्शन है, और मैन मेड में आपके जो भी वॉर हुए, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर, तो ये बेसिकली, या फिर एक्सीडेंट, फायर, कुछ भी इसमें दे सकते हो, है ना, मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर। ये सारे डिजास्टर, जब हमने इंडिया का ओवरव्यू देखा कि इतनी ज्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं जिसमें इतने लेवल पे लॉस हो रहा है और एक कंटिन्यूसली हमें डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि डिजास्टर हम लोगों को फेस करना ही पड़ रहा है, चाहे वो एक स्टेट में हो या दूसरे स्टेट में हो। तब जाके समझ में आया कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है। उसकी जरूरत जब निकल के आई, और हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है कि कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, है ना। ये हम लोग इसमें आपका नीड में आ जाता है कि भाई हम, देन उसके बाद हम लोग को रियलाइज हुआ कि हम लोगों को डिजास्टर
मैनेजमेंट प्लान की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपका डिजास्टर मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस सब रहता है। अच्छा, डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है मिटिगेशन का मतलब? मैम कम करना, डिजास्टर को कम करना शायद। कम करना, हाँ। कोई भी रिस्क है ना, कोई भी रिस्क, कहते हैं ना हम रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्क मिटिगेट करने का मतलब वही, रिस्क का मतलब वही है कि लॉस, जो होने वाला लॉस है ना। तो जब भी कोई डिजास्टर हो, उसका इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें पहले से प्लान करने की जरूरत है, जिसमें आपके दोनों टाइप के डिजास्टर हो जाते हैं, आपके नेचुरल भी और मैन मेड भी। उसके बाद आता है हमारा डिजास्टर प्रिवेंशन। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग कवर करते हैं कि जो भी हमारा इवेंट अकर हुआ है या होगा, उसके क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं या हुए हैं, उसके लिए अपनी पॉलिसी या अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम उस तरह के डिजास्टर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर सकें, और अगर हो गया है तो उसको रिकवर भी कर सकें। ठीक है। देन वी हैव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स, ये सब लोग मिलकर रिस्पॉन्ड करते हैं और उन डिजास्टर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है। इसमें आपके डिजास्टर प्लान, आपके रिसोर्सेज का मेंटेनेंस, आपके लोगों की ट्रेनिंग, आपकी कोई चीज अगर लीगल करनी है, मतलब लीगलाइज करनी है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कोई रिसोर्स को लेके आना है हमें, इस तरह की कोई ट्रेनिंग कंसर्न, वो सारी चीजें हमारा डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस में, यानी कि कोई डिजास्टर को मैनेज करने की क्या प्रिपरेशन होती है उसमें आ जाएगा। एंड देन वी हैव डिजास्टर रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली जब डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब हम कैसे वापस से लाइफ को सेव करेंगे, रिकवर करेंगे, कैसे प्रॉपर्टी को सपोर्ट करें, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे इमीडिएट रिकवरी लेके आएंगे, या जो भी लॉस हुआ है उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, वो सारी चीजें मेरे डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। जब हम प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं या अपना हजार्ड को असेस करते हैं, और हम देखते हैं कि कितना वल्नरेबल होगा ये, यानी कि अगर जैसे अब बीच में हम लोग का साइक्लोन वगैरह के लिए हम पहले से प्रिपेयर हुए थे, तो हम पहले से उसमें क्या चेक किया था कि किस तरह के रिस्क होंगे उसमें, किस तरह के किस तरह का हजार्ड आएगा, किस तरह का वो नेचुरल फिनोमिना है, डिस्ट्रक्शन है, और उससे लाइफ कितनी वल्नरेबल होगी, मीन्स कौन कौन से एरियाज इम्पैक्टेड होंगे, किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपके प्रिपेयर्डनेस में आ जाती है, जिसमें जो एक इम्पोर्टेंट इशू है। देन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि सेकंड, पहला तो हमें प्रिपेयर करना, ये एक इम्पोर्टेंट इशू है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जिस पर हमें ध्यान देखना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को, उन इन्वेंट्री को इकट्ठा करना, चाहे वो गवर्नमेंट से है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है, चाहे वो किसी एनजीओ से है, चाहे वो कोई जनरल पब्लिक से है, उसको पहले से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना बाय कलेक्टिंग द रिसोर्सेज। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के टाइम पर वही है आपका, जो भी आपके स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, कोई अगर रिसोर्सेज की जरूरत है या कोई मटेरियल है, उसके इन्वेंट्री को इकट्ठा करना, वो सारी चीजें, प्लस एक्यूरेटली इस चीज को फाइंड आउट करना कि किस तरह से जो हमारी इन्वेंट्री है वो उस एक्शंस को या उस रिस्पॉन्स को हैंडल करेगी, है ना। एग्जाम्पल दो जरा, अनुराधा एग्जाम्पल देगी। अनुराधा, डॉक्टर अनुराधा। यस मैम। बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ मुझे। ये वाला पॉइंट बताओ। मैम जो गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड किए,
मैम डिजास्टर के टाइम पे जो भी रिसोर्सेस लाइक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो भी चाहिए होगी और इक्विपमेंट्स वगैरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह जो लॉसेस होती है, और प्लस ह्यूमन स्किल, मतलब जो फूड और शेल्टर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, उसमें इश्यूज आती है डिजास्टर के टाइम पे। ओके, वही कह रहे हैं कि मतलब जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, या कोई टेक्निकल नॉलेज है, या कोई मशीनरी है, कुछ भी, या ह्यूमन स्किल है, वो एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के टाइप पे। और ये भी हम लोग को फाइंड, मतलब एक्यूरेसी ऑफ द रिसोर्स इन्वेंटरी विल डिटरमाइन द आउट, मतलब कितना रिसोर्स हमें चाहिए होगा, वो अगर हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेंगे तो हम उसका आउटपुट एक्शन या उसका रिस्पॉन्स एक्शन जो भी होगा उसको फिर मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये रिसोर्सेज तो मंगवा लिए। अब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। क्यों? अब रिसोर्सेज तो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके कहीं पर फायर लग गई है, ठीक है, आपको फायर ब्रिगेड वहां पे आपके पास है, बट यू आर नॉट एक्टिव इनफ टू सेंड द फायर ब्रिगेड एट अ डिजास्टर प्लेस, है ना, जहां पर आपका अकर हुआ है डिजास्टर, उस डिजास्टर अकरेंस के पॉइंट पर आपके वो रिसोर्सेज नहीं पहुंचे, या ऐसा है कि आपके रिसोर्सेज जो आपके पास है, आपने वो उसको इतना हेवाई तरीके से यूज कर लिया कि आप उससे जितना एफिशिएंटली या जितना मैक्सिमम लेवल पे डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं वो आपसे नहीं हुआ। एग्जाम्पल दो वसीम। वसीम आर यू देयर? मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। वसीम, ओके, डॉक्टर अहमद आप बताओ। मैम इसका आप इससे रिसोर्स पूछ रही है ना? मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास रिसोर्सेज है, मगर आपने पर भी फेलियर हुआ है, आप उसका कोई एग्जांपल बताओ, मतलब आपने फॉर एफिशिएंटली यूज एग्जाम्पल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मैम, जैसे हमने एक एजम्पशन किया कि हम हमारा मेडिकल इक्विपमेंट, फूड सप्लाई, और ये हम 100 लोगों के लिए रखते हैं, बट अगर हम उनको कम लोगों में यूज कर लें, मतलब ज्यादा यूज कर लेंगे, तो फिर वहां पे शॉर्टेज आएगी। तो इसलिए जो भी मटेरियल है, या हमने शेल्टर होम का एक एरिया होता है, एरिया के हिसाब से 100 लोगों को रखना है, बट अगर हम उसमें हमारे पास ज्यादा लोग आ गए, तो जितने भी मटेरियल है जो हमारे पास सोर्सेज है, उनका चेंजेस हो जाता है, कभी ज्यादा यूज हो जाता है, कभी कम होता है। और कोई एग्जांपल अनुराधा ट्राई करो। मैम इंजरीज ज्यादा हो जाती है तो एम्बुलेंस सर्विसेज तब उस टाइम फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं, ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती है कभी कभी, और कम एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उस टाइम ऑन स्पॉट डेथ भी हो जाती है, लाइफ लॉस हो जाती है। ओके, करेक्ट, वेरी गुड। सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने उसको ऑप्टिमम तरीके यूटिलाइज नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्कैर्स हमेशा ही होता मैम है ये। हाँ जी। यूटिलाइजेशन के लिए ही तो ट्रायल्स बनाया गया है, क्यों? इसीलिए तो हम लोग ट्रायल्स में डिवाइड करते हैं कि कौन सा हाँ, कितना प्रायोरिटी है, उसी हिसाब से फिर, ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हम सही तरीके से यूज कर सकें। कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है, इम्पोर्टेंट इशू है एट द टाइम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, पहले तो आप रिसोर्स के पीछे भाग रहे थे, अब जो रिसोर्स आ गए हैं आपके पास उसको प्रॉपरली यूज करना या एफिशिएंटली यूज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप डिजास्टर का इम्पैक्ट कम कर सको, लोगों को बचा सको, रेस्क्यू कर सको, रिसोर्सेज को सेव कर सको। ठीक है, अच्छा, आप बता रहे हैं प्लान ऑफ एक्शन फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब डिजास्टर के लिए प्रिपेयर जब करते हैं हम अपनी कम्युनिटी को या आप अपनी सोसाइटी को, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करोगे?
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग दी कम्युनिटी। हमें जो भी लोग हैं वो लोग काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करने में, क्योंकि जो लोग उस डिजास्टर को फेस कर रहे हैं will have to recognize the extent of the danger posed by disaster and the actions to avert or blunt it and the actions which are likely to compound the existing danger. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया बहुत अच्छा। In the recent inflammable gas leaks events in the state, people were reported to stay very close to the leak sites for photos. To stay very close to the leak site for photo, which could have had disastrous results in case of any stray sparks. Then community awareness and preparedness for prudently responding to common disaster will require active IEC. IEC क्या होता है? हेलो मैम, इंफॉर्मेशन पहले हम इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। ओके, यहाँ पे क्या था हमने, तो हमें अपनी कम्युनिटी को प्रिपेयर किया, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी को हमें पहले से बताना पड़ेगा कि किस तरह का डिजास्टर हो सकता है, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। अब हम उसको, अगर हम करंट सिचुएशन, कोविड वाली सिचुएशन में बात करें, तो आर वी प्रिपेयरिंग ऑन, और आर गवर्नमेंट और इवन द हॉस्पिटल्स और द एनजीओस, are they working on community awareness, or if yes, how, if no, how? Yes, they are working. कैसे? they are उनको पहले से हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग में कम जगह जाना है, वैक्सीनेशन करवाना है, आपका कोई भी माइल्ड सिम्टम्स है तो उसे रिपोर्ट करना है। यस, और आप बताओ अनुराधा, कम्युनिटी प्रोग्राम्स कुछ? हाँ मैम, अवेयरनेस प्रोग्राम तो हो रहा है थ्रू मीडिया या फिर थ्रू मॉक ड्रिल्स, हॉस्पिटल्स में सब कुछ बताया जा रहा है, और बाकी विलेज वगैरह में भी एजुकेशन दी जा रही है इसके बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क यूज करने में या वैक्सीनेशन में हम अपनी कम्युनिटी को प्रिपेयर करें ताकि इस डिजास्टर को हम सब मिलके आराम से मैनेज कर सकें, ओवरकम कर सकें। उसके बाद डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं ये अनुराधा बताइए मुझे फटाफट से। 2 मिनट लो अनुराधा, एंड 2 मिनट में ये मुझे बताओ, क्लास को बताना है राधा। मैम, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे अभी आजकल बनने लग गए हैं जो माइनर सी अर्थक्वेक और ये सब रेजिस्ट कर पाए प्रॉपरली, और जो भी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं अभी उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि ये ओवरकम हो सके, कम से कम लॉसेस हो सके। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंदर भी हो रहा है, और जो भी बिल्डिंग्स बनती है वो अप्रूवल लेनी पड़ती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी। उसके आपकी अथॉरिटी से अप्रूवल ले, और ऑलरेडी जो बनी हुई है बिल्डिंग्स वगैरह उसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे फायर अलार्म है, फायर कंट्रोल सिस्टम है, आपके कुछ प्लान्स हैं या फिर कोई मॉक ड्रिल्स हैं, आपके डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, एंट्री एग्जिट रूट क्लियरेंस है, तो ये सारी चीजें पहले उसमें बनी हुई हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फेजेस ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फेजेस ऑफ हॉस्पिटल
कोई किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए भी गाइस? नो मैम। आप तो लेट ही ज्वाइन किया है ना? कितने बजे तक क्लास है मैम? क्लास 9 बजे तक है। ओके मैम, ओके, 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए ब्रेक 5 मिनट 7 मिनट्स का बायो ब्रेक तो आई कैन गिव, क्योंकि ये नहीं मैम, इम्पोर्टेंट। थैंक यू यू मैम। वांट, यू वांटेड? अच्छा ठीक नो है। मैम, मैं लीव कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर अहमद आप छोड़ रहे हो? ओके फाइन फाइन। ओके, ऑफ द पीपल वी हैव वन मोर पर्सन, राजकुमारी। हाय राजकुमारी। Hi, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। यू हैव जॉइन्ड द क्लास टुडे फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. अच्छा, एंड हैव यू अटेंडेड ऑफ माय प्रीवियस सेशन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट आल्सो? No, ma'am. I was not able to attend it because the duty shifts and timings. No, that's fine, I understand. So that's Hmm. so Thank this you is so the much, first, ma'am. so this is the first time. So my Yes, ma'am. way of teaching is that to make it more interactive and it has both ways, so that That's more interesting, ma'am, for us. right, because in the examination you'll be able to write, correct? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. one more thing, one more important aspect is that I've gone through the question papers also. So most of your question papers are like, I mean, they are like indirect kind of question. It's a situation based. So Okay. then, you have to apply the concepts. Okay. So Okay, if ma'am. you could understand these concepts, then only you'll be able to explain that in the paper also. इसी एरिया में घूम रहे हैं आपके सारे आपके क्वेश्चन पेपर्स। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो, fair ठीक enough. है। So Thank you, I ma'am. want you also to be as interactive as other people are. Sure, ma'am. Sure. Okay, great. Okay. And Radha, you both of you know each other? Yes, ma'am. Both of you have attended any common class so far? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Cool. So आप लोग अपना interact करते रहते हो, so that's good. Yes, Also ma'am. coordinate with all your students. It's very important for everyone. Truly, ma'am. Okay. Yes. हाँ, चलो, great. Okay, so let's go through this phases of hospital emergency disaster management plan, which is again divided into 3 phases: pre-disaster, disaster phase, and post-disaster. अच्छा, कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलरली फेज भी पूछ लेते हैं कि पोस्ट डिजास्टर फेज के बारे में बताओ, एक्सप्लेन डिजास्टर फेज और एक्सप्लेन प्री डिजास्टर, और मे बी समटाइम दे कैन rephrase the question by saying that what all activities or what all action plan has to be there before facing any disaster. So that means they are asking for the first stage, which is pre-disaster phase. ठीक है? या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिजास्टर हो गया, आग लग गई, कुछ भी डिजास्टर दे दिया, एंड दे वुड आस्क कि नाउ व्हाट विल यू डू और what all activities has to be. तो पूरा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, आपका फेजेस, आपके उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी उसमें क्या काम करती है, ये सारी चीजें आप इसमें डालोगे। चलो अब फटाफट से हम इसको कर लेते हैं, प्री डिजास्टर फेज को। चलो कौन बताएगा ये? वसीम। एवरीबॉडी जस्ट गो थ्रू इट क्विकली, 2 मिनट में जल्दी से रीड करेंगे और फिर वसीम आप एक्सप्लेन करोगे पॉइंट्स। चलो करें वसीम। हेलो, यस मैम। हाँ जी चलो। मैम इस प्री डिजास्टर फेज के अंदर सबसे पहले मैम हम लोग जो प्लानिंग करते हैं
इसके अंदर मोस्ट ऑफ द असेसमेंट, हम लोग पहले असेसमेंट करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि ये एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसका हम पहले ही हम अपना अप्रूवल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैम सेकंड पॉइंट के अंदर बताया है कि डिजास्टर मैनुअल बनाना होता है हमारा हॉस्पिटल्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ये हमारा सर्जरी वार्ड है, ऑर्थोपेडिक वार्ड है, आईसीयू है, एंड ओटी ऑपरेशन थिएटर है। सो मैम इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म होता है कि कोई भी एनी डिजास्टर हमारे साथ होता है तो उसके लिए सेम टू सेम वहाँ पे मैम एक नोट किया जाता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में, और जैसे मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्क हुआ है तो मैम वो नोट करके और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में वहाँ पे सबमिट किया जाता है। अब मैम स्टाफ को, जहाँ पे जो स्टाफ वर्किंग है लाइक ओटी डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में, एंड मैम अलग अनदर अनदर डिपार्टमेंट में, तो मैम सब लोगों को ट्रेन भी किया जाता है। क्यों? और मैम एक मैम जब रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग हर किसी को दी जाती है मैम, कि मैम कोई भी डिजास्टर होता है किसी भी तरह का तो उसके लिए मैम वो लोग रेडी रहे, मतलब एज अ ट्रेन पर्सन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे। तो इसलिए मैम हॉस्पिटल्स में मैम एवरी वीक मैम ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैम उसके लिए एक स्पेशल एक टीम को तैयार किया जाता है। वेरी सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं प्री डिजास्टर फेज में। सबसे पहले वी हैव टू प्लान कि भाई किस तरह का आपका डिजास्टर्स जो है हम लोग, बिकॉज हॉस्पिटल को अगर कोई डिजास्टर मैनेज करना है तो उनको उसके पास उसका प्रॉपर राउटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैनुअल्स होने चाहिए। तो जितने भी डिजास्टर्स हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे कैजुअलिटी, जैसे अगर कोई कुछ अटैक हो गया है आसपास के एरिया में या फायर हो गया है, तो इन सब की वजह से किस तरह की कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो उस लेवल पे हमारा किस डिजास्टर का क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, सो उसको असेस करना, उसके हिसाब से प्लानिंग करना। और जो भी प्लान्स हमारे बनेंगे, जो हॉस्पिटल प्लान्स बनाएगा उसके प्रॉपर अप्रूवल्स, जो भी अथॉरिटी से अप्रूवल्स हैं वो आपके, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है चाहे वो आपकी टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनसे अप्रूवल ले लेना। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल का प्लान होगा, हमें वो जो भी हमारा अप्रूव होके प्लान तैयार होता है उसको डॉक्यूमेंट करवाना। डॉक्यूमेंट कराने के बाद circulate करना to all the important departments or all the important authorities and in all the areas of the hospital, and then we have to accordingly, once people will have the documented paper with them, they will have to go for the training, like I mean जैसे for example अगर किसी आपके नर्सेस को ये अलाइन किया गया कि आपको ये एक्टिविटीज करनी है, तो फॉर दैट एक्टिविटी ऑल्सो दे हैव टू हैव गेट दी ट्रेनिंग। सो ऑब्वियसली स्टाफ को हमें नो हाउ बतानी है, हमें उसको इमरजेंसी मैनुअल्स देने हैं, हमें उनको ड्रिल्स करवाने हैं, हमें उनको एक्टिविटीज रोल प्लेस करवाने हैं, ताकि जब भी कोई डिजास्टर का फेज आए तो वो उसको मैनेज कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्री डिजास्टर प्लानिंग। ये बताएंगी राजकुमारी। Go through this, take 2 minutes and then explain. So Rajkumari, can we do it now? Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, in pre-disaster planning, it is basically focused on the plan we have to do because we don't know whenever the disaster will arrive. So it's something an emergency situation.
It can be a man-made or a natural disaster. So we have to prepare all the staff members. The mock drills should be done on time, and the resources should be available. If the resources are not available, we should be ready with the financial plan that how we have to get the other resources from other organizations, or from like we have to get any kind of help on that time. Correct. Moreover, and who is going to manage that? Who is going to manage the entire disaster? that will be managed by a specific disaster committee that will be taken from the different departments of the same organization. Exactly. Actually, there is no specific disaster committee in an organization. A person from each and every department is taken as a sponsor person to make that complete disaster management council. Very good. So everybody will be involved, let it be a housekeeping department or the management or the nursing department or the billing section. Each and every leader from those team members will be taken as in the disaster council, and they will be moving up with their team members and doing a group work so as to save the casualties at that time and also the resources. Correct. So you will form a disaster management committee within the hospital, including all the departments. And then once you have the hospital disaster management committee, you will also provide the information. So like how it is, how the committee would be structured, who all will be taking care of what responsibility. You will also prepare the job cards wherein the activities as well as the responsibilities as well as the accountability will be mentioned, right? And then you will also plan the activation of different areas of hospital. So for example, like, in case your hospital does not be having sufficient resources at that point of time, or probably even after having a sufficient resources, sometimes the damage is so huge that your hospital is not able to manage that disaster and then manage the resources or meet the requirements. And in that case, you have to have the activation plan. So you have to have the connectivity plan with all the areas of the hospital. And then you will also have to take care of the your bed capacity in terms of the emergency. And once you have all these internal information and internal requirements arranged, after that you will have to have a planning for the public information and licensing. So with whom you will license, Anuradha? Anuradha? किस हम करेंगे अपनी लाइसेंस? Yes, ma'am. Yeah, किसके साथ करेंगे licensing activity in this pre-disaster planning? Ma'am, fire department से. Okay, and मैम वहाँ के लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनसे लेंगे. और licensing, like, you have to coordinate, you have to have a connection with these agencies. Yes, ma'am. So they can be your public, they can be NGOs, they can be government authorities, it can be even different hospitals, it can be supporting activities or the supporting staff from different different organizations, maybe some sort of college, or you can connect with schools also, because at the time of disaster, okay, fine, for the medical emergency you may be able to handle, or like on basis the medical stuff, but then apart from other things, like taking care of any sort of counseling, training, managing people, probably your NGOs or maybe other agencies can help you, because you may not be having the sufficient people to manage those other non-medical activities, right? So for the non-medical activities, you need to take care of the people. Then in that case, you will have to have help from different agencies जिनके साथ आपकी licensing होगी, right? Clear? Clear to all? Wasim? Yes, ma'am. Yes. चलो सबको हो रहा है, ठीक है, गुड. उसके बाद हम लोग we will also have to plan for the security of the hospital in the emergency situation, because we also have to have a security in the hospital, because your resources will be very important, your people will be very important, life of the doctors are also important, because they will be serving the patients, they will be giving the medical care,
to the people, they will be saving life. So obviously we have to have a security also at that point of time, and we'll also have to have a logistic planning. क्या होता है logistic planning? Logistics क्या होते हैं? क्या होते हैं लॉजिस्टिक्स? मैम गुड्स जो रिक्वायर्ड होती है, जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, जो भी आपको सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी प्लान करके रखना, दैट इज ऑल्सो योर प्री डिजास्टर प्लानिंग। Okay, so you what all plannings you will have? We'll have planning for communication, which will be again your logistics, transportation, store, personal planning. Personal planning means your people, human resource, which will be again medical and non-medical. And then you will also have a financial planning, because your funds are very important to manage any sort of activity. So in order to maintain, we have to have a financial planning also. अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम लोग लॉजिस्टिक प्लानिंग में। लॉजिस्टिक प्लानिंग में वैसे आप अपना ये आई थिंक यू कैन राइट इजीली, ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, जस्ट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट रीड इट आउट वंस गाइस, फटाफट से इसको फटाफट से 2 मिनट लो और जल्दी से पढ़ लो। कौन बताएगा? सो राजकुमारी, will you speak on this? Yes, ma'am. So according to this, they're trying to say that all the national level and the state level management things will be, or committees will be informed at the level, so that whatever help is needed from the airport system and then the health system, that can be arranged. So the private hospitals, the colleges, they all will be informed, because like if we see in case of crisis, it's not just the disasters. When when government officers, they go on for the strikes, then the students are invited to do the efficient work at that moment. So the same thing will be continued here in this case. So that's how they'll be managing the things. Okay, and also for and also for for urban area. For urban area, ma'am, for the rural area, there will be panchayat-wise things, but in urban areas, these will be the committees. In the rural areas, it is panchayat-wise things. Rural areas, like we have to have people associated, like the panchayats, also small sort of, communities activities, or so small sort of group of people. So that we have to inform in order to do a proper, or in order to do a proper understanding of the planning of the logistics. How we gonna manage the logistics at the time of disaster. अच्छा, दूसरा आपका stores planning. सॉरी हमने कम्युनिकेशन कर लिया। कम्युनिकेशन के बाद इंफॉर्मेशन ऑफ द हॉस्पिटल, ये अगेन सेम है आपका हर लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, वहां पर लाइक वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सो दैट कोई भी आपका डिजास्टर आता है तो आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और आपके पास प्रॉपर प्लानिंग हो। उसमें आपका अगेन देन वी हैव दिस स्टोर्स प्लानिंग। स्टोर्स प्लानिंग में बात करते हैं हम लोग
जो भी आपके आइटम्स हैं, आपके सर्जिकल आइटम्स हैं, आपके मेडिकल आइटम्स हैं, आपकी कैजुअलिटी के लिए आपके कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या फिर कोई मेडिसिन है, या पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं, या कंसल्टेशन है, वो सारे हमारे पहले से ही हमें एडिक्वेटली हमारे स्टोर्ड हो, मेजर्ड हो कि भाई हमें कितना कितना कब कब चाहिए होगा, हमारे स्टॉक्स उन कैजुअलिटीज को मीट करने के लिए प्रॉपरली अवेलेबल हो. Then we have emergency transportation and ambulance service. So this is very again basic. So details of all ambulance which is available in government hospital, private hospital, or some other agencies, or like you have special schemes with the telephone number hospitals, and then drivers का पूरा जो information है, या उनके phone numbers हैं, या contact list है, वो सारी available रहनी चाहिए पूरा district, state level और दूसरे जितने भी stakeholders हैं. Then we have personal planning. Personal planning की हमने बात करी थी. आपके ह्यूमन रिसोर्स जिसके अंदर आपका मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ भी आ जाता है. तो इसमें अगेन क्लिनिकल स्टाफ के अलावा आपके पैरा एंड प्री क्लिनिकल डिसिप्लिन को भी हम इंक्लूड करेंगे ताकि कैजुअलिटी को मैनेज हो. और उसके बाद ड्यूटी रोस्टर्स आपको मालूम होगा बिकॉज यूर पीपल आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ओनली, सो ड्यूटी रोस्टर्स भी बनाए जाते हैं, वो भी सर्कुलेट होंगे कि उस टाइम पर कौन क्या ड्यूटी करेगा. नर्सिंग पर्सोनल जो रहेगी, जो भी आपके नर्सिंग स्टाफ रहेगा, उनको भी अगर कोई एडिशनल नर्सेस की जरूरत है कुछ एडिशनल एरियाज में, या नॉन आपके क्रिटिकल एरियाज में अगर हमें एडिशनल नर्सेस की जरूरत है तो हम नॉन क्रिटिकल एरिया से भी उनको ट्रांसफर कर पाए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी प्लानिंग भी हमारी पहले से रहेगी. देन वी हैव अदर स्टाफ व्हिच इज अगेन सॉरी ओके, सो द अदर स्टाफ लाइक बैंक, ब्लड बैंक है, लैब फैसिलिटीज है, रेडियोलॉजी है, और अगर जो बेसिक अदर हॉस्पिटैलिटी आ जाता है, इसमें आपका हाउसकीपिंग है, सैनिटेशन है, फार्मेसी है, ये सारे भी हमारे अवेलेबल रहने चाहिए. तो उसका भी प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर फंक्शनैलिटी और अवेलेबिलिटी आपका प्लानिंग स्टेज में आ जाता है. देन वी हैव द फाइनेंशियल प्लानिंग, एज राजकुमारी has said, like financial planning again is very very important because we need to have a clear and a very close understanding of the finances or the funds which are available within the hospital, and in case you need further more resources, then how you going to procure that. That is also one of the important aspect at the time of financial planning, because हर रिसोर्स के आपके पास कॉस्ट रहता है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है ताकि हम ये ध्यान रखें कि हमारा कोई अननेसेसरी का कॉस्ट ना हो और हमारी कोई रिपीटेड एक्सपेंडिचर्स ना हो अननेसेसरी के, बिकॉज दैट विल आल्सो हैम्पर द रिसोर्सेज एंड दैट विल आल्सो नॉट लीड टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये आपका प्लानिंग के अंदर आ गया फर्स्ट फेज में कि हमने ये सब प्लान किया. अब हमने जब प्लान कर लिया तो उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, मतलब हम उस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग जो हमने करी है उसकी एक मैनुअल तैयार करेंगे. अब मैनुअल तैयार करने के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तैयार करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, ये भी एक सेपरेट नोट या सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कई बार. सो लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू चेक व्हाइल मेकिंग अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. ओके, or when you, for example, they may ask if you document any disaster manual or in any disaster plan, what all important factors or what all important aspects that you will take care of. Just a moment. Okay, so these are the important principles. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है वो पहले से प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, या प्रिडिक्टेबल चेन ऑफ मैनेजमेंट उसमें होनी चाहिए. क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? द हॉस्पिटल डिजास्टर प्लान शुड हैव अ प्रिडिक्टेबल चेन ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट टाइम आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू गाइस. अनुराधा, ट्राई. मैम इट शुड बी नोन लाइक जो भी प्लान किया जाएगा इट शुड बी फेमिलियर टू एवरीवन. ऐसा नहीं कुछ डिफरेंट अलग सा कुछ कर दिया जो किसी को पता ही नहीं है. सो इट शुड बी मैनेज्ड दैट वे. यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टेबल चेन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टेप्स वाइज जो हम लोग बात करेंगे ना या काम करेंगे, किसका क्या अथॉरिटी है, और उस अगर ये भी पहले से एनालाइज करना कि किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए,
या कितने चाहिए हो सकते हैं और कितनी सिवियरिटी तक हम मैनेज कर सकते हैं। और हमने अगर इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में ये भी मैनेज किया बात की थी कि when you make any plan or when you make any disaster management plan, you will not only work on the resources that you have, you will also work on the resources which you do not have. You will also work on the areas or the criticality wherein your plan will not be sufficient enough to manage that disaster. भाई एक disaster को level manage करने का भी एक लिमिट होता है ना। अगर बहुत ह्यूज लेवल पे आ चुका है उसका, वो बहुत इंटेंस डिजास्टर है, तो it's not compulsory that you'll be able to manage 100%. So डिजास्टर प्लानिंग के टाइम पर आप वो भी क्रिटिकल एरियाज पे बात करते हो, वो भी वीक एरियाज पे बात करते हो जहां हम खुद कहते हैं कि इन पॉइंट्स पर हम लोग वीक हैं, या इस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे, या अगर हमारे पास वर्ल्ड लेवल का कोई एपिडेमिक आता है या कुछ भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम इस लेवल तक कर पाते हैं या इस लेवल तक नहीं कर पाते हैं, वो भी हमारा आपके डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्लियर होता है। ओके, गॉट इट गाइस, राइट? सो आपका जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्लान होगा, इट हैज टू बी प्रेडिक्टेबल इनफ to jot down the important information, to jot down the activities, to jot down the people who would be managing those disasters, and also jot down the issues wherein we may not be able to manage that disaster. So weak areas भी पहले से हम उसमें mention करके रखेंगे, और weak areas पे हो सकता है कि after some time we would have the capacity to work on those weak areas also, but maybe you would not have sufficient information or sufficient resources also. So we will have to predict that those areas also wherein we are not able to, or we will not be able to manage the plan, or we will not be able to manage the disaster. So proper chain of management हमारा उसके अंदर predictable chain of management कि ये लोग ये करेंगे, इस तरह का डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, या हमारे हर डिपार्टमेंट से ये 10 बंदे हैं इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इलनेस आती है या कोई डिजीज है, तो उस डिजीज में इन 5 हमारे पास अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स कि मिस्टर सो एंड सो आर इंक्लूडेड इन दिस कमिटी और इंक्लूडेड इन दिस group to handle that, or to speak to people, or to work on the research to cure the disease. So ये पहले से हम प्रिडिक्ट करके रखेंगे। दूसरा, जो भी हमारा प्लान होगा वो बहुत ऑपरेशनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी व्हाइल मैनेजिंग दैट, एंड पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इजीली। बहुत सारे जार्गन्स नहीं होने चाहिए, बहुत डिफिकल्ट words नहीं होने चाहिए उसके अंदर, so that people can understand and people can follow that and operate it easily. Then it has to have a flexibility also, because disasters की बात कर रहे हैं जो डेफिनेट तो है नहीं कि होना ही है, और 100% ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना है। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्रिटिकलिटी ऊपर नीचे हो सकती है। देन प्रॉब्ली काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो हमने प्लान किए हुए हैं वो हो सकता है उसके लिए सफिशिएंट हो ना हो, तो उस टाइम पर हमारा जो भी प्लान होना चाहिए एट दैट पॉइंट इट शुड बी क्विकली चेंजेबल और फ्लेक्सिबल। Okay, then we also have to have a concise information, concise definition of authority, the association, the bodies, the group, the people, whosoever would be there, all those information has to be included in your disaster management plan. Then it has to be comprehensive. Comprehensive means it should be comprehensive enough to look at the network of various other healthcare facilities, along with formulation of an inter-hospital transfer policy in the event of disaster. This is very, very, very important. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर हमें कोई भी ट्रांसफर करना पड़ता है या कोई दूसरे हॉस्पिटल्स को एसोसिएट करना पड़ता है साथ में, तो उसका प्रॉपर नेटवर्किंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर कनेक्टिविटी हमारे प्लान में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, then we have to have an adaptable plan. Adaptable plan as in it should be easy to accept and easy to implement. So it is intended to provide standard procedure which may be followed within little thought, that it is not complete if there is no space for adaptability. So obviously जो भी हमारा प्लान है वो इतना अप्रोचेबल होना चाहिए, इतना इजीली होना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए,
उसको हम इजीली इम्प्लीमेंट करा सकें, इस तरह का प्लान होना चाहिए हमारा। टफ प्लान नहीं होना चाहिए, ताकि लोग जो है या फिर जो हमारे स्किल, जितना स्किल हम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में, उसके बेसिस पे हम उसको मैनेज कर पाए। देन वी हैव एंटिसिपेटरी। क्या मतलब है इसका? एंटिसिपेटरी वसीम, जाग जाओ वसीम। हमारा जो प्लान है वो एंटिसिपेटरी, ये मतलब ये भी एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है कि एंटिसिपेटरी होना चाहिए। क्या मतलब है? अनिल, अनिल, कैन यू हियर मी? Am I audible? Rajkumari, am I audible? Yes, ma'am, you're audible enough. Okay. Wasim, can you hear me? वसीम सो गए या फिर म्यूट पे डाल के ब्रेक पे चले गए? चलो ठीक है, ओके राजकुमारी आप बताओ दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Ma'am, from anticipatory action, that means that we have to always plan to the worst extent, that if the disaster went to the extent that is not limitable, that is the planning we have to do, so that if it is like it is less than the worst extent, then we can manage in a good way. Very good. So having said that, as I mentioned earlier, that we are not only working on the sufficient resources that we have, we also have to work on the weakness also, like wherein we would not be having the sufficient resources for disaster management. So बुरे से बुरे सिनेरियोज या बुरे से बुरे अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस को भी हम पहले से एंटिसिपेट करके रखेंगे। देन नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ रीजनल हेल्थ प्लान इन डिजास्टर। ऑब्वियसली जो भी आपका हॉस्पिटल है, इट कैन नॉट बी अ लोन एंटिटी मेकिंग इट्स प्लान इन आइसोलेशन। उनको अपने साथ साथ जो भी आपके दूसरे प्लान्स हैं, जैसे कि दूसरे रीजनल प्लान्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तालुका ब्लॉक प्लान जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अपने हॉस्पिटल के प्लान बनाने पड़ेंगे। देन वी हैव टू मेक प्रोविजंस फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। जो भी बहुत इजी, मतलब जिसको ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपके डिजास्टर, जैसे बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, या एल्डर लोग हैं, या डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते या बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, उन ग्रुप्स के लिए प्रोविजंस बनाना कि हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग कैसे इवैक्यूएट करेंगे, अगर कोई हायर कैजुअलिटीज आ गई तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह के ग्रुप्स पे हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा और किस तरह से हम लोग उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये सारे प्रोविजंस भी हमारे उसके प्लान के प्रिंसिपल में आते हैं। ठीक है। देन वी हैव स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली जो भी आप प्लान बनाओगे उसका नेक्स्ट फेज में आपको अपने लोगों को ट्रेन कर, जब आपका प्लान होगा, डॉक्यूमेंटेड हो गया, आपने रूल्स फॉलो कर लिए सारे, आपने सारे प्रोविजंस बना लिए, नाउ यू हैव टू make your people educated, make your people trained about whatever plan, whatever rules they will have to follow in terms of managing disaster. Then most of the existing category of health staff are expected to play a major role in disaster management. So they have to be equipped, well knowledge, well versed with the skills, with the impact, with the understanding, with the usage of equipments, resources, people, connectivity, information, transportation, everything. So all these information, all these important aspects will be covered under staff education and training. ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ स्टाफ। एक बार इसको फटाफट पढ़ो जल्दी से सभी लोग। Just read these 5-6 lines. The first one.
इजी? वसीम? हाँ जी, कौन बताएगा? अनुराधा, फटाफट से कवर करो। मैम ये बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ स्टाफ को दी जाती है पहले से, और अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग्स दी जाती है, डॉक्टर्स को भी दी जाती है, प्लस जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ या अदर स्टाफ जो है उनको भी दी जाती है। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। इनके लिए इस तरह के अलग अलग सेशंस करके इसको दी जाती है। ऑडिट भी की जाती है कि ट्रेनिंग सच सही में हो रही है या नहीं हो रही है, और साथ में रिव्यू किया जाता है इस ट्रेनिंग को। राइट, बोल रहे हैं कि मेडिकल जो स्टाफ है आपका, हेल्थ स्टाफ, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के लिए आपके स्पेशल प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है विद अ स्पेशल पर्पस, और उनके स्पेशल सेशंस होते हैं ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के साथ साथ, ताकि वो जो भी अपने हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज हैं या जो भी सर्विसेज हैं उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए उस टाइम पर, जिसमें आपके एनएचएम ट्रेनिंग, पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, जो कि हर लेवल पे है। एज अनुराधा एज मेंशन, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, या फिर कोई ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी ट्रेनिंग पीरियडिकली हमारी स्टाफ के साथ की जाती है। जब मेजर आपके प्रोग्राम्स आ गए, जैसे डिजास्टर ड्रिल, पार्शियल इवैक्यूएशन, नॉन इवैक्यूएशन ड्रिल्स, आपका इमरजेंसी प्लान्स को रिवाइज करना, उनको दोबारा से देखना, देन आपकी जो स्टाफ है, जो करंट स्टाफ है, उसको कंटिन्यूसली और एजुकेट करना, है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एट वेरियस लेवल। सो ऑब्वियसली जब हमें डिजास्टर प्रिपेयर करने हैं तो हमें हर लेवल पे इस लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका चाहे वो पंचायत लेवल हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, अर्बन लेवल हो, सभी लोगों को हमें इन प्लान्स वगैरह में आपके जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं उसको मैनेज करना, मतलब उसके लिए हमें उनको प्रिपेयर रखना पड़ेगा, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं जो प्रपोज की जाती हैं। स्टेट लेवल पे जैसे ये इन्होंने बताया कि स्टेट लेवल इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें आपके लाइन डिपार्टमेंट, एनजीओ और इन सबको डाला जाता है। देन स्टेट लेवल रैपिड रिस्पॉन्स टीम जिसपे काम करती है, वो भी अलग अलग कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिजास्टर प्रोग्राम्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को प्रेजेंट किया जाता है ना। देन वी हैव एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें इंस्टीट्यूशंस लेवल डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्लान, फाइनलाइजेशन, अपडेटिंग, ये सब बेसिक्स हैं कि बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि आप जो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो कंटिन्यूसली अपडेटेड रहे, कम्युनिकेटेड रहे और लोग उसमें कनेक्टेड रहे। अब ये सारे टास्क मीटिंग्स में करे जाते हैं, जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिजास्टर एपिडेमिक प्रिवेंशन। ऑब्वियसली आपके जितने भी रोल्स हैं, इंपॉर्टेंट रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फिक्स करना, उनको कम्युनिकेट करना। फिर उसके बाद कोई उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कोई ईमेल एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई वार्निंग अलार्म्स हैं, वो सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं और उसको जॉट डाउन किया जाता है, यानी कि उसको अरेंज किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। अगर कोई व्हीकल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं टेलीफोन नंबर के साथ साथ, गवर्नमेंट, प्राइवेट या एनजीओ व्हीकल्स हो रहे हैं, तो वो सारे भी हमारे इस मीटिंग में एड्रेस किए जाएंगे। देन ऑल्सो अबाउट द मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, ड्रग्स या जो भी पाउडर्स, जो अपनी ब्लीचिंग पाउडर इन्होंने डाला हुआ है इसके अंदर। सो यू आई मीन डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट ऑल इम्पोर्टेंट सप्लाईज दैट यू वुड रिक्वायर, वो भी आपका एड्रेस होगा इसके अंदर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आपने स्टॉक्स की बात करी, आपने यू नो मेडिसिन की बात करी, पर उसके अलावा जो शेल्टर, जो आपका रिलीफ कैंप्स हैं, ये सारी चीजें भी हमारे इसमें इंक्लूड होंगी कि हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। अब विद इन हॉस्पिटल
सारी फॉर एग्जांपल विद इन, अभी जैसे हमने कोविड की बात करी थी, तो कोविड में विद इन हॉस्पिटल तो आपके क्वारंटीन डिपार्टमेंट्स नहीं बन पा रहे थे, तो फिर अलग अलग स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और जो भी यू नो वेकेटेड एरियाज हैं उनको कवर किया गया, ताकि आपके क्वारंटीन या फिर रिलीफ कैंप्स हमारे वहां पर लग सके. Then also we will be addressing about the finance, then how you're going to meet the contingency expenditure in case of emergency situation. Now, what is contingency expenditure, Rajkumari? Any idea? Contingency expenditure क्या होते हैं? Rajkumari, any idea or no? If you don't have the idea about Ma'am, sorry, can you repeat the question? My question is, any understanding about contingency expenditure? No, ma'am. No clear idea, ma'am. Anuradha will explain. Anuradha, I have explained it to you earlier. Yes, ma'am. Like contingency expenditure is something ma'am, resources that we plan before. It may be used or it cannot be used, but it has to be planned before. But what is contingency? क्या होता है? Ma'am, it's a occurrence of something that may or may not happen. Yeah. So it is those situations which are not predictable. Anything which you may not have predicted, but it has happened. जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इस तरह का डिजास्टर जैसे कोविड आया, which has impacted the entire country, entire world. I think हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कभी हिस्ट्री में पहले ऐसा, और अगर हुआ भी है तो उसका इतना लेवल का इम्पैक्ट कि सालों लग गए हम लोगों को उससे जूझने में. सो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, या इस तरह की कोई एक्सपेंडिचर्स या लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं इसको, जहां पर मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जिसके आप प्रोविजन बना सकते हो कि भाई ये हो सकता है तो ये करेंगे, ये होगा तो यहाँ से कॉस्ट भरेंगे, बट ऐसे कोई इश्यूज आ जाना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते यार ये भी हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है, या उसके लिए हमारे पास उस एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं. सो सच सिचुएशंस wherein you are not able to predict, or you are not able to what do you call that, word with a, you're not able to anticipate if any such thing can also happen. So for that you have to have a contingency fund which is side पे, जो जैसे रखते हैं ना मम्मियां रखती हैं चुपचाप से रखती है ना, कि भाई अगर बाय द वे ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां पे किसी के पास भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देन आई कैन यूज दीज फंड्स. और इफ एनी सिचुएशन वेयरइन which is out of control situation, and again you need additional funds or additional resources, then from here we will be using these resources. So finance including, जो finance के अंदर भी हम लोग इस तरह की मीटिंग करते हैं, फाइनेंशियल मीटिंग जिसमें बोलते हैं हम लोग, उसमें कि भाई हम कॉन्टीजेंसी एक्सपेंडिचर कोई अगर आ गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कहाँ से फंड्स लाएंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, विच ऑल डिपार्टमेंट्स, विच ऑल कंट्रीज, विच ऑल associations will be associated with each other so that they can face those emergency situations. ठीक है. Next is again also almost same sort of thing which is at a block level, जहाँ पे हम लोग पंचायत और इन लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रहे, उनको इंडिविजुअली अपने सारे इंफॉर्मेशन पता हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दोस इश्यूज. ओके, गॉट इट. अच्छा, ये एक थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंटेड है, मतलब ये आप लोग शायद क्लास के बाद भी पढ़ सकते हो, मैं आपको एक भेज दूंगी, ये वाली फाइल आज भेज देती हूँ मैं आपको, कि पंचायत, इंटर पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे किस तरह से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, क्या क्या फोन नंबर्स होंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे,
ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल पे या म्यूनिसिपल लेवल पे किस तरह से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो रेस्ट आई थिंक रिस्पॉन्स वाला जो stage hai, that will cover in the next class, which will be tomorrow or maybe you want my class to be conducted tomorrow or next I mean day after? Ma'am, tomorrow. ठीक है, फिर हमारा बस एक सेशन कल हो जाएगा एंड देन हम उसमें सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पहला वाला पार्ट ही थोड़ा सा लेंथी था, ये वाला तो फिर भी इजी भी है और अच्छा भी है। अच्छा, इसके अंदर ना एक ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एक बार इसको मैं आज कोशिश करती हूँ, इस वाली फाइल को भी भेज देती हूँ, मैं सीमा से बोलती हूँ एक बार आपके ग्रुप पे भी सर्कुलेट करने के लिए, और अगर नहीं भी आज होती तो अगर सुबह भी हो जाती है तो जस्ट गो थ्रू दिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, बहुत अच्छी से बना हुआ है ये। और अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी इसका मतलब आई वुड नॉट से 100%, बट इन केस इवन इफ यू आर एबल टू मेक 60-70% ऑफ दिस, देन यू नो इट्स अ वेरी गुड वे टू फेच मार्क्स। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन हॉस्पिटल, एक ये वाला डायग्राम और एक ये वाला दूसरा डायग्राम, आपका ये एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग मास कैजुअलिटी इन हॉस्पिटल, क्योंकि एग्जाम में हॉस्पिटल कैजुअलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है एक ना एक फॉर्म में, तो वहां पर आप ये अगर बना देते हो दोनों डायग्राम तो यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ओके गाइस? ओके मैम। Got it? Wasim, Yes, ma'am. Wasim, you are not speaking today? Wasim, क्लास में हो या क्लास छोड़ दी? हेलो मैम। हो? Yes ma'am, actually na here in my place network issue na, so sometimes I अच्छा, can't. ठीक है, गॉट इट, नेटवर्क इशू है, आपका वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट अनिल पाठक? अनिल, आपका भी नेटवर्क इशू आ रहा है? आपका भी लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको सुनाई? yes, मैम। ठीक है, तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दीज टू डायग्राम। बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दीज टू इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आल्सो, बिकॉज इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो एक अच्छा बड़ा लेवल का क्वेश्चन आता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आएगी, क्या क्या करोगे, तो वहां पर आपके दोनों डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे। पर इसको स्पीड से बनाना है, लाइक सेकंड वाला तो फिर भी थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा लेंथी है, तो अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो पहले से कम 5-6 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है उसको। ठीक है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम टू गो थ्रू द नोट्स। जैसे ही आपको मिलते हैं आप उसको पढ़ना साथ साथ ही शुरू कर दिया करो, चाहे आप पर डे यू रीड 4 pages 5 pages, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। प्लीज गो थ्रू द नोट्स एंड प्लीज प्रैक्टिस दैट, प्लीज प्रैक्टिस योर क्वेश्चन पेपर इन एडवांस, बिकॉज एंड में जब आप करने जाते हो तो फिर आप काफी सारा हौच पौच हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है? Ma'am, sorry to interrupt you in between, but this time they are asking that they'll be having an MCQ question. So can we have some examples related to the subjects? So Rajkumari, in that case, I'll try, because this is the first time I think the pattern has changed. So in that case, I'll try to collect some questions, or probably I'll try to frame some questions for you people. And see, the most important part is that if your concepts are clear, you'll be able to attempt and you'll be able to clear those MCQs also, because the level of MCQs is not going to be very high, because अगर आपके concepts अच्छे से clear है आप उनको भी बहुत आराम से निकाल दोगे, but at the same time I would also try to collect some paper or some questions for you guys also. Okay, so that I can circulate, but then give me some time, because other batch have also, like junior guys have also asked me for this support, so I'm working on that as well. So probably once I'll complete it, then only I'll be able to make some paper for you guys also. Okay? Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, no problem. All right, so any doubts so far? No, ma'am.
ठीक है. Okay, and about. Okay, ma'am. Okay, thank you very much. ठीक है, डाउट नहीं है ना? समझ में आ रहा है, क्लियर जा रहा है, अच्छे से जा रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. All right, so guys, today now we are winding up, and then we'll meet in the next session, which is going to be a last session for tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Thank you so much. Yes. Okay, guys. Then Okay, ma'am. have a good night and then sleep well. Okay, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Good Bye-bye. night. Bye, guys. Thank you. Bye.